इस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक दरिंदे के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसकी सजा इतनी खौफनाक थी कि उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि वह पागल हो चुकी है, लेकिन सच तो यह था कि उस अस्पताल में इलाज नहीं होता था। वहाँ डॉक्टर के नाम पर बैठे दरिंदे बेबस लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। जो उनकी गंदी हरकतों का विरोध करता उसे जबरदस्ती दवाइयाँ देकर हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। इतना ही नहीं, वहाँ इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। जो लोग वहाँ एक बार पहुँच जाते उनका जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उस लड़की ने इन दरिंदों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनसे बदला लेने की कसम खा ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर उस लड़की को इस नरक में किसने पहुंचाया? क्या वह उन दरिंदों से अपना बदला ले पाई या फिर हमेशा के लिए उसी मानसिक अस्पताल की कैदी बनकर रह गई? अब इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं उस दिन जब कांगसू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। कहानी की शुरुआत एक लड़की कांगसू से होती है जो अकेले कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक दो लोग उसके पीछे आते हैं। उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए एक कार में डाल देते हैं। जब कांगसू की आंख खुलती है तो वह खुद को एक मानसिक अस्पताल में पाती है, जहां दो नर्सें उसका मुंह बंद करके उसे जबरदस्ती नहला रही होती हैं। इसके बाद उसे अस्पताल के हेड डॉक्टर युंग सिक के सामने ले जाया जाता है। डॉक्टर बिना उसकी कोई बात सुने नर्सों को आदेश देता है कि उसे जबरदस्ती दवा दी जाए। उधर दूसरी तरफ कहानी में नामसू नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। वह एक टीवी इंटरव्यू दे रहा होता है। दरअसल नामसू एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम शो का प्रोड्यूसर है। उसका शो उन मामलों की सच्चाई सामने लाने के लिए जाना जाता है जो आम लोगों की नजरों से छिपे रहते हैं। लेकिन इंटरव्यू अभी चल ही रहा होता है कि अचानक उसे बीच में रोक दिया जाता है। दरअसल चैनल के एक स्टाफ को खबर मिलती है कि नामसू का पिछला शो पूरी तरह असली नहीं था, बल्कि उसमें कई चीजें पहले से तय की गई थीं। यही वजह थी कि उस दिन का इंटरव्यू तुरंत खत्म कर दिया जाता है। स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद नामसू अपने चैनल के डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर उसे एक नया शो ऑफर करता है। इस बार शो अपराध नहीं बल्कि रहस्यमयी और भूतिया जगहों की जांच पर आधारित था। नामसू शुरुआत में ऐसा शो करने से साफ मना कर देता है, लेकिन डायरेक्टर उसे याद दिलाता है कि उसका पिछला शो बहुत कम टीआरपी ला रहा था। यहाँ तक कि अगर उसने यह नया प्रोजेक्ट ठुकराया तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मजबूरी में नामसू इस नए शो के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन डायरेक्टर उसकी मुलाकात जियोन नाम की एक लड़की से करवाता है जो इस इन्वेस्टिगेशन में उसकी असिस्टेंट बनने वाली थी। एक दूसरे से परिचय होने के बाद जियोन नामसू को एक पुरानी डायरी देती है। ये डायरी कांगसू नाम की एक महिला की थी। उस डायरी में लिखा था कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और जबरदस्ती उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जबकि वह पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ थी। इसके बाद जियोन बताती है कि डायरी में जिस मानसिक अस्पताल का जिक्र है वह 1 साल पहले भीषण आग लगने के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उस हादसे में लगभग सभी मरीजों की मौत हो गई थी। सिर्फ एक मरीज जिंदा बचा था, लेकिन फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उस पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप लगा है। यह कहानी सुनने के बाद नामसू फैसला करता है कि यही मामला उसके नए शो का पहला विषय बनेगा। अगले ही दिन वह अपनी पूरी टीम के साथ उस जले हुए मानसिक अस्पताल में पहुंच जाता है जहां उनके नए इन्वेस्टिगेशन शो की शूटिंग शुरू होती है। उनका मकसद था उस अस्पताल से जुड़े रहस्यमयी किस्सों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना। शूटिंग के दौरान अचानक टीम की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ था। वह वहीं बेहोश पड़ा था। नामसू और जियोन बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाते हैं ताकि उसका तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। कुछ समय बाद जब उन्हें उस आदमी की पहचान पता चलती है तो नामसू हैरान रह जाता है। उसका नाम डोंग सिक था और यही नाम कांगसू की डायरी में भी लिखा हुआ था। डायरी के मुताबिक डोंग सिक उसी मानसिक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करता था। ये बात जानने के बाद नामसू को यकीन होने लगता है कि डायरी में लिखी बातें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत भी हो सकती हैं। इसलिए वह जियोन को कांगसू के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वह खुद डोंग सिक से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन गंभीर रूप से झुलस जाने की वजह से डोंग सिक कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। नामसू सिर्फ इतनी पुष्टि कर पाता है कि यह वही डोंग सिक है जो कभी कांगसू के मानसिक अस्पताल में नर्स हुआ करता था। अगले दिन जियोन कांगसू की पूरी जानकारी लेकर वापस आती है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि कांगसू एक पुलिस चीफ की बेटी है और उसी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा था। यह घटना उसी दिन हुई थी जब मानसिक अस्पताल में भीषण आग लगी थी। इसी आरोप की वजह से कांगसू को उसकी मानसिक हालत को देखते हुए एक सुरक्षित चिकित्सा केंद्र में रखा गया था। अब नामसू को लगने लगा कि इस पूरे रहस्य की सच्चाई सिर्फ कांगसू ही बता सकती है।
इसलिए वह उससे मिलने अस्पताल पहुंचता है और मुलाकात होते ही सबसे पहले उसके पिता की हत्या के आरोप के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन कांग सू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। ऐसा लग रहा था कि वह अब भी किसी नए इंसान पर भरोसा करने की हालत में नहीं थी। अगले दिन नामसू एक बार फिर उससे मिलने आता है। इस बार कांग सू आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और सबसे पहले यही कहती है कि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की। इसके बाद वह अपने साथ हुई पूरी घटना बताना शुरू करती है। कांग सू कहती है कि वह पहले बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन जब वह कहीं जा रही थी तभी मानसिक अस्पताल के कर्मचारियों जैसे दिखने वाले 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। होश आने पर उसने खुद को उसी मानसिक अस्पताल में पाया जहां उसे जबरदस्ती लाया गया था। उस वक्त कांग सू बुरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और वह बार बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय वहां के कर्मचारी उसे बेरहमी से पीटते हैं और जबरदस्ती दवाइयां खिलाने लगते हैं। कुछ दिन तक कैद रखने के बाद कांग सू को दूसरे मरीजों के बीच ले जाया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात छोटे बालों वाली एक मानसिक रूप से बीमार लड़की से होती है। वह लड़की भी दावा करती है कि उसे भी जबरदस्ती इस अस्पताल में बंद किया गया था, लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से कांग सू उससे ज्यादा कुछ नहीं जान पाती। वह सिर्फ इतना पूछती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। ये सुनकर वह लड़की कुछ पल के लिए सामान्य तरीके से बात करती है और बताती है कि कांग सू के कमरे के ठीक बगल में रहने वाला एक हवस से भरा आदमी इस जगह से बाहर निकलने का तरीका जानता है। इसी बीच फिल्म हमें इस मानसिक अस्पताल की भयावह सच्चाई भी दिखाती है। यहाँ का पूरा सिस्टम भ्रष्ट था। अस्पताल का हेड डॉक्टर मरीजों का शारीरिक शोषण करता था। जो मरीज उसकी बात नहीं मानते उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था और जिन मरीजों का कोई परिवार नहीं होता उनके अंग तक बेच दिए जाते थे। जब कांग सू वापस अपने कमरे में लौटती है तभी अचानक दीवार में बने एक छोटे से छेद से किसी का हाथ बाहर निकल आता है। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक जाती है। दीवार के उस छेद से बाहर निकला हाथ उसी हवसी आदमी का था जिसका जिक्र उस मानसिक रूप से बीमार लड़की ने किया था। अब कांग सू को यकीन हो जाता है कि शायद यही आदमी उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता है। इसलिए वह उससे पूछती है कि इस मानसिक अस्पताल से भागने का कोई तरीका है या नहीं। वह आदमी कहता है कि पहले कांग सू को उससे बाथरूम में मिलना होगा, तभी वह उसे गुप्त रास्ते के बारे में बताएगा। अगले दिन जब सभी मरीजों को दवा देने के लिए उनके कमरों से बाहर निकाला जाता है तो कांग सू तय योजना के मुताबिक चुपचाप बाथरूम पहुंच जाती है। बाथरूम में पहुंचते ही वह आदमी अपनी गंदी नीयत जाहिर कर देता है, लेकिन कांग सू बड़ी चालाकी से पहले उससे कहती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताए। आखिरकार वह बता देता है कि अस्पताल के हेड डॉक्टर के कमरे में एक अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता छिपा हुआ है जिससे बाहर निकला जा सकता है। इतनी जानकारी मिलते ही कांग सू उसकी चाल समझ जाती है। वह मौका देखकर अचानक उस आदमी पर हमला कर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से काट लेती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है जिससे अस्पताल के सभी मरीज और कर्मचारी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इधर पूरा स्टाफ उस आदमी को संभालने में व्यस्त हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कांग सू चुपके से हेड डॉक्टर के कमरे में पहुंच जाती है। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे अलमारी के पीछे छिपा हुआ वही गुप्त रास्ता मिल जाता है। कांग सू किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचती है तभी हेड डॉक्टर भी अपने कमरे में लौट आता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि कांग सू अस्पताल से भाग निकली है। उधर कांग सू आजाद तो हो जाती है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी कोशिश किसी तरह मदद हासिल करने की थी। लेकिन अस्पताल के कर्मचारी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। जान बचाने के लिए कांग सू भागते हुए एक पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ फिर वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसे दोबारा उसी मानसिक अस्पताल में छोड़ देती है। दरअसल कांग सू के सौतेले पिता उस इलाके के पुलिस चीफ थे। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि कांग सू अस्पताल से भाग निकली है, इसलिए उन्होंने उसे वापस वहीं भिजवा दिया। अस्पताल लौटते ही कांग सू को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहां उसके बगल में एक ऐसे इंसान की लाश पड़ी थी जिसके शरीर से अभी अभी सारे अंग निकाले गए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर कांग सू बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि अगला नंबर उसी का है। उसी समय अस्पताल का एक नर्स जो अक्सर कांग सू से बातें किया करता था, उसकी हालत देखकर पिघल जाता है। यही नर्स डोंग सिक था जिसे फिल्म की शुरुआत में नाम सू ने बचाया था। डोंग सिक जानता था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो कांग सू जिंदा नहीं बचेगी।
इसलिए वह उस शख्स को फोन करता है जिसका नंबर कांगसू ने पहले ही उसे देकर रखा था। फिलहाल हम उसे एक्स कहेंगे। डोंगसिक की कॉल मिलते ही एक्स तुरंत मानसिक अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि कांगसू का सौतेला पिता जो पुलिस चीफ था पहले से ही अस्पताल में मौजूद है। उसकी मौजूदगी की वजह से एक्स सीधे अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह बाहर ही छिपकर डोंगसिक का इंतजार करता है। कुछ देर बाद डोंगसिक उसे चुपके से अस्पताल के अंदर ले जाता है और सीधे उस कमरे तक पहुंचाता है जहां कांगसू को बंद करके रखा गया था। उसी दौरान हेड डॉक्टर पुलिस चीफ से मिलने में व्यस्त था। दोनों इसी मौके का फायदा उठाते हैं और कांगसू को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाहर निकलने से पहले ही हेड डॉक्टर उन्हें देख लेता है। इसके बाद तीनों को पकड़ लिया जाता है और दोबारा उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। हेड डॉक्टर इस बात से आगा बबूला हो जाता है कि एक्स अस्पताल के अंदर तक कैसे पहुंच गया। गुस्से में वह फैसला करता है कि अब एक्स को भी मारकर उसके सारे अंग निकाल लिए जाएंगे। वह ऑपरेशन शुरू ही करता है और एक्स का पेट चीरने लगता है, लेकिन तभी अचानक अस्पताल के दूसरे हिस्से से आग की लपटें उठने लगती हैं। असल में कांगसू की मुलाकात जिस छोटे बालों वाली मानसिक रूप से बीमार लड़की से हुई थी, उसी ने अनजाने में हेड डॉक्टर के कमरे में आग लगा दी थी। आग तेजी से फैलने लगती है, इसलिए हेड डॉक्टर सब कुछ छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ भागता है ताकि वहां रखी अपनी कीमती चीजें बचा सके। उधर वह लड़की कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर भटक रही होती है। तभी कांगसू उसके पास पहुंचती है और उससे अपने बंधन खोलने की गुहार लगाती है। किसी तरह वह लड़की कांगसू को आजाद कर देती है। इसके बाद कांगसू, डोंगसिक और एक्स तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि आग अब पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद भी वे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच डोंगसिक की नजर इमरजेंसी दरवाजों की चाबी पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि अगर उसने बाकी मरीजों को नहीं बचाया तो वे सभी जिंदा जल जाएंगे, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा जलते हुए अस्पताल के अंदर लौट जाता है ताकि सभी मरीजों के कमरे खोल सके। वहीं दूसरी तरफ कांगसू और एक्स जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी हेड डॉक्टर पीछे से आकर अचानक एक्स को पकड़ लेता है। आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि एक्स खुद को छोड़ा नहीं पाता और देखते ही देखते जिंदा जलकर मर जाता है। इतना कहकर कांगसू अपनी पूरी आपबीती नामसू को सुना देती है, लेकिन नामसू को उसकी कहानी में अब भी कुछ बातें अजीब लग रही थीं। इसलिए वह उससे पूछता है कि अस्पताल में लगी आग के बाद क्या वह कभी अपने सौतेले पिता के घर वापस गई थी। यह सवाल सुनकर कांगसू जवाब देती है कि उसके पिता तो तभी मर गए थे जब वह बहुत छोटी थी। उसकी यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि वह अब भी अपने सौतेले पिता को अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नामसू जिस पुलिस चीफ की बात कर रहा था, कांगसू समझ ही नहीं पाई कि वह उसी आदमी की बात कर रहा है। लेकिन नामसू को अब भी यकीन नहीं होता कि कांगसू सचमुच अपने सौतेले पिता को भूल चुकी है। इसीलिए वह बार बार उसे सवालों के घेरे में खड़ा करता है, यहाँ तक कि वह उसके सामने उसके सौतेले पिता की तस्वीर भी रख देता है और लगातार उस पर हत्या का आरोप लगाता रहता है। बार बार एक ही बात सुनकर कांगसू आखिर अपना आपा खो बैठती है। वह जोर से मेज पर हाथ मारती है और एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर नामसू भी सन्न रह जाता है। कांगसू बताती है कि उसका सौतेला पिता जो एक पुलिस चीफ था, बचपन से ही उसकी माँ और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। इतना ही नहीं, वह कई बार कांगसू का यौन शोषण भी कर चुका था। वहीं उसकी माँ ने मानसिक अस्पताल में लगी आग की खबर सुनने के बाद सदमे में आकर आत्महत्या कर ली थी। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद नामसू का नजरिया बदल जाता है। अब उसे कांगसू एक अपराधी नहीं बल्कि एक पीड़िता नजर आने लगती है। इसलिए वह अपनी टीवी रिपोर्ट में पहली बार उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखता है और उसे इस मामले की गवाह और पीड़ित के रूप में पेश करता है। जैसे ही यह रिपोर्ट प्रसारित होती है, पूरे मामले की दिशा बदल जाती है। लोगों का ध्यान इस केस की ओर जाता है और मामला एक बार फिर अदालत तक पहुंचता है। इस बार सभी सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद अदालत कांगसू को सभी आरोपों से बरी कर देती है। जेल से रिहा होने के बाद नामसू खुद उसे लेने आता है और उसे उसके घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर कांगसू कार से उतरती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वह एक बार फिर नामसू के पास लौटती है। वह उससे एक अजीब सी बात कहती है और उसे वादा लेती है कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वह अपनी पुरानी डायरी भी नामसू को सौंप देती है। डायरी मिलने के बाद नामसू उसके शब्दों के बारे में दोबारा सोचने लगता है। जब वह पूरी डायरी फिर से ध्यान से पढ़ता है, तब उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। असल में कांगसू ने जो कहानी नामसू को सुनाई थी, वह पूरी तरह झूठ नहीं थी, लेकिन वह उसकी अपनी कहानी भी नहीं
नहीं थी। उसने जानबूझकर सारी घटनाओं को अपने ऊपर घटा हुआ दिखाया था, जबकि हकीकत में यह सब उसकी माँ के साथ हुआ था। उसके सौतेले पिता ने ही उसकी माँ को जबरदस्ती उसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया था। इतना ही नहीं, जिस एक्स नाम के शख्स के बारे में कांगसू ने बताया था वह कोई दूसरा इंसान नहीं था। दरअसल वह खुद कांगसू ही थी जो अपनी माँ को बचाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। लेकिन जब वह अपनी माँ को नहीं बचा सकी तो गुस्से और बदले की आग में उसने अपने सौतेले पिता के घर जाकर उसकी हत्या कर दी। अब नामसू समझ चुका था कि कांगसू ने पूरी सच्चाई बहुत चालाकी से उसके सामने रखी थी। उसने सिर्फ किरदार बदल दिए थे ताकि असली अपराध छिपा रहे और वह खुद बेगुनाह साबित हो जाए। यानी कांगसू ने नामसू और उसके टीवी शो का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के सामने अपनी बनाई हुई कहानी को सच साबित कर दिया। इसी खुलासे के साथ फिल्म खत्म होती है। आखिर में नामसू सिर्फ खामोश खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि कांगसू ने अपनी आजादी हासिल करने के लिए उसी को सबसे बड़ा मोहरा बना लिया था।